हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ई ऑनलाइन स्टडी टाइम। बच्चों, आपका स्वागत है इस चैनल में। आज जो हम करेंगे वो बेसिकली जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस वर्सेस अदर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है, वाइल बिजनेस एज एन इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन इज वास्टली डाइवर्स। जो बिजनेस एक ऐसा इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन है जो हमारा काफ़ी डाइवर्स है। टोटल स्टूडेंट अप्लाई फॉर सीए, जैसे मान लो टोटल स्टूडेंट अप्लाई हुए सीए के लिए कितना हो गया, वो 1 लाख। पास हुए 40,000, फेल हुए 60,000। जो 40,000 पास हुए, सीए बने, थोड़े नहीं बने। जो सीए बन चुके हैं वो गोइंग टू प्रैक्टिस, खुद की कंपनी खोलेंगे और बाकी पेड एम्प्लॉय है। तो इसमें हो क्या रहा है, मतलब कि जो एक बंदा अलग अलग कैरेक्टर साइज से डिफाइन करा जा रहा है, एक पर्टिकुलरली कोई चीज़ को डिफाइन नहीं कर रहा है। तो इससे ये चीज़ पता लगती है हम लोगों को कि अगर हम लोग कुछ भी करते हैं तो उसमें भी हमें एक डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस है, कोई प्रोफेशन में है। तो हम लोग बेसिकली क्या पढ़ना चाहेंगे इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ में कि डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं, पहला है मीनिंग क्या हमारा बिजनेस में क्या होता है, एंटायर स्पेक्ट्रम। पहले बिजनेस में पढ़ रहे हैं एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटीज कमिंग अंडर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। जितनी भी पूरी एंटायर स्पेक्ट्रम है ना, वो टोटली हमारे किस पे डिपेंड है, हमारे मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटीज में डिपेंड है, जो हमारी ट्रेड एंड कॉमर्स में होती है। प्रोफेशन का पढ़ते हैं मीनिंग, इंडिपेंडेंट रेंडिंग ऑफ सर्विसेज, खाली सर्विसेज दे रही है और स्पेशलाइज्ड सीए, सीएस, डॉक्टर, इन सब के बारे में। नेचर बेस्ड ऑन प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन अंडर द एजेस ऑफ प्रोफेशनल बॉडी, एक प्रोफेशनल बॉडी के अंडर में जो उनकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दैट ऑल्सो प्रेस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट, वो भी एक कोड ऑफ कंडक्ट के तहत में कर रहे हैं, ठीक है ना। व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट, किसी को सर्विस पेड करना और सर्विस के बदले में कुछ काम पैसे लेना, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर वेजेस एंड सैलरीज, ऑल्सो वेजेस एम्प्लॉयमेंट एक्ट। इसके अकॉर्डिंग हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं। आगे जो हमारा मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, एंटरप्रेन्योर डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इज नेसेसरी। इसमें जो एस्टेब्लिशमेंट कैसा होता है, सारी डिसीजंस को हमें लेना पड़ता है। मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, मेंबरशिप ऑफ बॉडी लेनी पड़ती है और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। इंटर्नशिप लेनी आपको पड़ती है। एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट की जरूरत होती है, सर्विस एग्रीमेंट की जरूरत होती है हमें एम्प्लॉयमेंट में। सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या होता है, प्रॉफिट होता है, इसमें प्रोफेशनल फीस होती है, वेजेस एंड सैलरीज होता है, ठीक है। प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन, इसमें अनपढ़ भी हो सकता है। स्ट्रिक्टली प्रेस्क्राइब जो डिटेल्स बोली गई है उसको। मिनिमम क्वालिफिकेटर्स फॉर ईच टाइप ऑफ जॉब, अलग अलग क्वालिफिकेशन होती है जॉब के लिए। एथिकल गाइडेंस, फाउंडर वैल्यू, जो फाउंडर जैसा बोलेगा प्रोफेशनल कोड्स के तहत, इसमें एम्प्लॉयमेंट कोड के तहत जो भी उनकी एथिकल गाइडेंस की वैल्यू होती है। आगे हम चलते हैं। आगे हम देखेंगे जो वो रखा है इन्वेस्टमेंट, फाउंडर वैल्यू जो फाउंडर बोलेगा, प्रोफेशनल कोड्स जो प्रोफेशनल कोड्स के हिसाब से, एम्प्लॉयर कोड के हिसाब से जो भी बोला जाएगा। पर्सनल फ्रीडम, द मोस्ट यू आर ओन योर बॉस, भाई तुम्हारी मर्जी, जब मर्जी छुट्टी करो, घूमने फिरे जाओ, तुम्हारी मर्जी, काम करना करो मत करो। क्वाइट अबिट, थोड़ी बहुत रहती है इसमें, नॉट मच, इसमें भैया जाने पड़ता है। सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है, सैटरडे छुट्टी मिलती है या संडे को। पॉपुलर साइकोलॉजिकल मोटिव, इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक अचीवमेंट, भाई गोल अचीव हो जाए, सर्विस टू द सोसाइटी को सर्विस मिल जाए, और लाइवलीहुड, जो हम लाइवलीहुड अपने अकॉर्डिंग रहेंगे, जो हम जीवन यापन करेंगे। सर्टेनिटी ऑफ इनकम, इनकम क्या होती है, लीस्ट होती है, भाई मिनिमम से मिनिमम इतना मिलेगा, मैक्सिमम जितना मर्जी। क्वाइट अ बिट, इसमें द मोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअली डिटरमाइंड पीरियडिक इनकम, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है वही मिलता है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इसमें अनसर्टेन होता है, भाई फिक्स नहीं रहता, कभी भी हम अगर डूब जाए तो शिफ्ट होना पड़ता है। क्वाइट सर्टेन, इसमें भी क्वाइट सर्टेन, भाई इतना टाइम तक तो करना ही पड़ेगा काम। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इसमें पॉसिबल है कि हम बिजनेस किसी और को दे सकते हैं, नॉट पॉसिबल, भाई हमें खुद का काम खुद ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं कर सकता है, ठीक है ना। अगला जो है हमारा पार्ट है कि एम्प्लॉयमेंट है क्या। हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था बिजनेस के बारे में पढ़ा था, यहाँ पर जो मैंने बताया बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है यहाँ पर। अब एम्प्लॉयमेंट तीनों का डिस्क्राइब तो कर दिया मैंने, फिर भी पढ़ देता हूँ थोड़ा सा। एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर, नौकर और मालिक के बीच में, एम्प्लॉयर मालिक होता है। द कॉन्ट्रैक्ट एलाबोरेट जॉब डिस्क्रिप्शन एंड द पीरियडिक कॉम्पनसेशन, कि जॉब के बारे में बताता है और कॉम्पनसेशन कितना देंगे, पैसे कितने देंगे, उसके बारे में बताता है। नोन एज वेजेस एंड सैलरीज, द टर्म यूजली वेजेस डिनोट फॉर फैक्ट्री वर्कर्स, सही बात है, वेजेस दिहाड़ी सैलरी फैक्ट्री वर्कर्स को मिलती है। सैलरी डिनोट्स टू ऑफिस स्टाफ एंड मैनेजर एक्सेट्रा, जो पढ़े लिखे होते हैं उनको हम सैलरी देते हैं। वन हैज टू अंडरगो अ डिटेल प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन फॉर वंस एंगेजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट, यूजली मिनिमम क्वालिफिकेशन
qualification, educational, technical, professional, and the prior work experience as prescribed. Fresher may be initially recruited as an intern and required to undergo training as one is expected to perform as per the terms of employment and the performance target assigned to टाइम टू टाइम। ये बोला जाता है कि जो सैलरी होती है हम लोग मैनेजर को देते हैं और एक डिटेल एक प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट का, सिलेक्शन का, वो एंगेज होता है मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ। जो टेक्निकल वर्क होते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, उनको हम पहले रखते हैं और उनको अच्छी सैलरी मिलती है। जो फ्रेशर्स होते हैं उनको इंटर्नशिप में रखा जाता है। वो अपनी हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर वो ट्रेनिंग देते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, असाइन करते हैं, टाइम टू टाइम उनको बताया जाता है, ठीक है ना, कि कैसे काम करना है। फिर वो हमारे एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के बाद हम लोग उनको परमानेंट भी कर देते हैं। प्रोफेशन इज रेंडरिंग of services of a specialized nature necessitating prescribed qualification for a fee under a certificate of practice from an establishment, certification and assessment body that also impose a code of conduct। प्रोफेशन क्या होता है, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज का एक स्पेशलाइज्ड बॉडी के अंडर होता है। उसमें अपने दायरे में रहकर सारे काम करते हैं, दायरे से बाहर कोई काम हम लोग करते ही नहीं है। एक प्रॉपर असेसमेंट होता है सर्टिफिकेशन का, कोड ऑफ कंडक्ट का, हम उसमें फालतू की बातें नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इट कैन बी परस्यूड एज इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी हो सकती है ये, और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक अंडर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट के अंदर भी हो सकता है ये। अकाउंटेंसी, आर्किटेक्ट, डिजाइनिंग, लॉ एक्सेट्रा एंड इंक्रीजिंगली इवेंट मैनेजमेंट आर अज्यूमिंग टू एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोफेशन। आजकल इवेंट मैनेजमेंट को भी प्रोफेशन में काउंट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो एक बात है प्रोफेशन में बोला जाता है, वन हु सर्व्स द बेस्ट ही और शी अर्न द मोस्ट। भाई जैसे सर्विसेज दोगे उसी तरीके से आप उसका फल भी पाओगे, ठीक है ना। जैसे मैं आपके लिए क्या करता हूँ, 8-8 घंटे 9-9 घंटे बैठ के नोट्स बनाता हूँ, उसके बाद जाके मैं क्या करता हूँ, उसको समझ के आपको ढंग से बताता हूँ। क्योंकि रीज़न क्या होता है कि जब वीडियो बनाते वक्त कोई गलती ना हो सके और आपको अच्छी तरीके से एग्जाम्पल देके मैं समझा पाऊँ, इसलिए खुद भी एक बार प्रैक्टिस कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो मैं यही बोलूँगा आपको कि आप इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे बाकी बच्चों तक भी पहुँचे। और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, इसको स्किप ना करिए, क्योंकि इसमें मेरी मेहनत भी इंक्लूड होती है और आप लोग भी देखते हैं तो आपकी मेहनत भी इंक्लूड होती है, ठीक है ना। तो जॉब सीकर नॉट जॉब सीकर, अब बताया गया है कि जॉब सीकर के बारे में और नॉट जॉब सीकर के बारे में। तो बताया गया है बिजनेस एज एन इंस्टीट्यूशन इज अ सोर्स ऑफ सस्टेनेंस डायरेक्टली टू द बिजनेस ओनर एंड एम्प्लॉय एंड इनडायरेक्टली टू ऑल दोज वू डिराइव अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम इट। तो बिजनेस एक इंस्टीट्यूशन है जो एक सोर्स ऑफ सस्टेनेंस है, भैया हम लोग इससे कमाते हैं। तो डायरेक्टली टू द बिजनेस ओनर्स एंड एम्प्लॉय एंड डायरेक्टली टू ऑल द वू डिराइव अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम इट, और इनडायरेक्टली उनके लिए जो वहां से अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, यही तरीका है बिजनेस का, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट सेपरेट्स इट्स फ्रॉम देयर अदर ऑक्यूपेशन। यस, वो दूसरे ऑक्यूपेशन को सेपरेट कर देता है। यस, प्रोफेशनल इन प्रैक्टिस में ऑल्सो जनरेट सम एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशनल इंटर्नशिप में भी कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, बट सर्टेनली नॉट इन नंबर्स, बट बिजनेस इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग। प्रोफेशन में हम नंबर्स में नहीं कर सकते हैं, बट बिजनेस में हम लोग नंबर्स में कर सकते हैं हमारी इनकम को जनरेट, ठीक है ना। अगला है प्रोवाइड मोमेंटम्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो वेयर एज ग्रोथ मेयरली इंप्लाइज इंक्रीज इन जीडीपी नंबर, ग्रोथ डिपेंड करता है हमारे जीडीपी नंबर से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से इंप्लाइज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एन इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज से, जैसे हम कैपेबिलिटी से काम कर रहे हैं। एंड इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज ऑफ इट्स पीपल, कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, ये भी हम लोगों को देखना पड़ता है। बिजनेस थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉय, बिजनेस थ्रू हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करते हैं, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के टुवर्ड्स भी करते हैं, एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज भी देखा जाता है। क्योंकि रीजन क्या होता है कि जब एम्प्लॉय ट्रेंड होगा हमारी कंपनी में तो हमारे कम टाइम में हमारे टारगेट्स को पूरा करेगा, गोल को अचीव करेगा, जिससे क्या होगा, वी कैन एबल टू अचीव आवर गोल इन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट मैनर। तो हर बिजनेस का ये टारगेट होता है। बिजनेस पर्सन एंड एंटरप्रेन्योर आर सिनोनिम्स, दोनों एक सेम ही बात है, सिनोनिम्स है। तो एक बात बोली गई है कि इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव, हमें इन्वेस्टमेंट इतनी इंटेंसिव करनी चाहिए हमारा काम हो सके। जैसे स्टार्टिंग अ बिजनेस रिक्वायर अ साइजेबल इन्वेस्टमेंट, स्टार्टिंग में बिजनेस को साइजेबल इन्वेस्टमेंट चाहिए ऑफ फंड इन अकोमोडेशन, plants and machinery, inventories, etc. In accounting, investment requirement are estimated as the sum of fixed asset and net current asset. तो बताया जाता है स्टार्टिंग में क्या क्या चीज़ होती है, मैं उसको आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि स्टार्टिंग में बिजनेस को रिक्वायर होता है एक साइजेबल इन्वेस्टमेंट की, फंड की, अकोमोडेशन की, प्लांट एंड मशीनरी की भी, इन्वेंटरीज एक्स्ट्रा। इन अकाउंटिंग इन्वेस्टमेंट रिक्वायर आर एस्टिमेटेड एज द सम ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड नेट करंट एसेट। इंडीड इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट आर एस्टिमेटेड एज द सम ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड नेट करंट एसेट। इंडीड इन्वेस्टमेंट आर नेसेसरी फॉर टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट। तो मैंने दो बार रिपीट कर दिया, गलती से लिख दिया है। तो इन्वेस्टमेंट आर नेसेसरी फॉर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन, जैसे इंडिया में हमारी कंपनीज कितने कितने टाइप की बता रहा हूँ। इंडिया में माइक्रो है, ठीक है ना,
माइक्रो, मीडियम, लार्ज, स्मॉल, तो 4 कंपनीज अलग अलग है। मोर इन्वेस्टमेंट, गुड स्टार्टअप्स, अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तभी स्टार्टअप अच्छा होगा, कम इन्वेस्टमेंट होगी तो स्टार्टअप अच्छे नहीं होगा। आजकल तो इन्वेस्टमेंट के साथ हमारे स्किल्स की भी मैटर करता है। आजकल स्टार्टअप के लिए हमारे पास काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम फ्री में भी कोई चीज़ को स्टार्टअप कर सकते हैं। फिर भी कुछ ना कुछ कहने को फ्री होता है, बट कुछ ना कुछ पैसा तो हर जगह लगता है। जैसा हम आगे चलते हैं, जेस्टेशन एंड अनसर्टेनिटीज, इन्वेस्टमेंट टेक टाइम्स टू fructify and it's uncertain whether it will yield the returns as expected। तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग जो सोचते हैं हमें जो रिटर्न मिलेगा उतना रिटर्न नहीं मिल पाता है, बट हमें फिर भी कुछ ना कुछ तो मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, इट विल टेक टाइम टू कंस्ट्रक्ट एंड रेडी अ होटल बिफोर इट इज ओपन एंड ऑक्यूपेंसी। कंस्ट्रक्ट जब हम सोचने से ये मैंने सोचा यहाँ तक हुआ, इसके बीच का टाइम तो हमें लग गया ना, तो इट इज अनसर्टेन इट इफ ऑल द रूम्स वुड बी ऑक्यूपाइड बाय ऑल द टाइम। ये तो अनसर्टेन होगा कि भाई 100 रूम है तो 100 के 100 भरे रहेंगे हमेशा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज, एफिशिएंसी ओरिएंटेड एक्टिविटी, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज एफिशिएंसी हमें बनानी चाहिए एक्टिविटी की, जिससे क्या हो हमारे बिजनेस में कोई लॉस वॉस ना हो, हमारे बिजनेस में कोई लॉस ना हो। पानी पी रहा था बच्चों। आगे हम चलते हैं, बिजनेस इज नॉट अ रैंडम स्टे और अनऑर्गेनाइज। बिजनेस को हम रैंडमली ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं रख सकते हैं। एंड ओकेजनली एक्टिविटी नहीं करेंगे, रेगुलर बेसिस में हमें काम करना होता है। इट इज़ अ कॉन्शियसली क्रिएटेड सिस्टम, एक सिस्टम होता है और प्रोडक्शन, दस फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर नीड टू बी इन अ प्लेस, सप्लाई चेन ऑफ मटेरियल नीड टू बी डेवलप्ड थ्रू, मटेरियल नीड टू बी प्रोसेस्ड और ट्रांसपोर्ट, प्रोडक्ट नीड टू बी मार्केटेड एंड सॉलिड पेमेंट नीड टू बी कलेक्टेड। मतलब बोला क्या रहा है कि काम इस तरीके से होना चाहिए, तो उसका प्रोडक्ट बनाने से लेकर, सोचने से लेकर, टॉप मिडल लेवल हर एक चीज़ के मटेरियल के बारे में मार्केट में बेचने तक और उसका फीडबैक लेने तक, एम्प्लॉय खुश है कि, कंज्यूमर खुश है कि नहीं, एक एक सिस्टमैटिक तरीके से काम होना चाहिए, ऑर्गेनाइज पैटर्न में। कोई उल्ट पुल्ट नहीं होना चाहिए, कभी भी जाके सामान बेच रहे हैं, कभी भी जाके खरीद रहे थे, हफ्ते में 3 दिन काम कर रहे हैं, 4 दिन काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें गलत होती है। तो ये कहा जाता है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे काम होना चाहिए, स्पेशलाइज फंक्शन होने चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड चाहिए। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कोई भी कंपनी गोल अपने अचीव नहीं कर सकती। अगला जो है हमारा वो है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। प्रॉफिट इज सेड टू बी द डिफाइनिंग मोटिव बिहाइंड बिजनेस इन इकोनॉमिक्स। प्रॉफिट एक ऐसी चीज़ है कि पेट्रोल का काम करता है। जैसे वी कैन जस्ट टॉक अबाउट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है। एवरी बिजनेस हैव अ मेन ऑब्जेक्टिव टू अर्न द प्रॉफिट, बिकॉज प्रॉफिट इज लाइक अ पेट्रोल, एज वी नो दैट कि इन अ कार पेट्रोल इज रिक्वायर्ड टू रन। सिमिलरली इन बिजनेस ऑल्सो प्रॉफिट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रन। ह्यूमन बॉडी में जैसे ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, बिजनेस में प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होती है उसको चलाने के लिए। तो इन इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म इज टू सेट अ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना। प्रॉफिट कैरेक्टराइज इनकम फ्रॉम businesses just as wages and salaries characterize labor, rent characterize land and इंटरेस्ट कैरेक्टराइज कैपिटल। तो एक एक चीज़ को कैरेक्टराइज करते हैं। जैसे पेट्रोल फॉर बिजनेस जरूरी होता है, बिजनेस एफिशिएंट एंड इफेक्टिव होना चाहिए, सो भी गोल अच्छी को अचीव कर सके। ये सारी बातें मैंने आपको रिपीट कर दी है अभी। तो आपको एक चीज़ समझ आ रही होगी, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें कैरेक्टराइज होना पड़ता ही पड़ता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है? सेल, प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता गया, मतलब कि जो इकोनॉमी से लेकर सेल होगी, प्रॉफिट होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा, इकोनॉमिक एफिशिएंसी रहेगी, तो हमारी इकोनॉमिक वैल्यू ऐड होगी, हम उतना ही टैक्स पे कर पाएंगे। जब हम टैक्स पे करेंगे तो हमारी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी, तो हम मार्केट की गोल को अचीव भी कर सकते हैं, अपनी कंपनी को गोल भी अचीव कर सकते हैं। तो हम लोग टैक्स भी ज़्यादा पे करेंगे, तो इकोनॉमिक की हमारी ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। अगला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, तो उसको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। हम ये सोचेंगे कि सर्वाइवल कैसे हो, हेल्थ कैसे हो, ग्रोथ कैसे दे, हम लोग डाइवर्सिफाई कैसे करें, कैसे कैपेबिलिटीज को पूरा करें। तो टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव गोल करेंगे कि हमें अब बिजनेस को सर्वाइवल भी करना होगा, ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है हमारा, ठीक है ना। अगला है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हम लोग कम्युनिटी में क्या सर्विस दे रहे हैं, एजुकेशन की, हेल्थ की, सैनिटेशन की, हेरिटेज की, कंजर्वेशन की, कम्युनिटी की, सपोर्ट ड्यूरिंग कैलेमिटीज। जैसे कोविड-19 में क्या हम सपोर्ट कर रहे हैं, कंपनी जैसे टाटा ने 500 करोड़ दिए, फिर उसके 1000 करोड़ मिले हमें, काफ़ी सारे लोगों ने गिफ्ट्स मतलब कि पैसे दिए, जैसे अंबानी ग्रुप ने भी काफ़ी पैसे डोनेट किए। तो क्या क्या चीज़ें सपोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में बताना है। स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड एम्प्लॉय, इन्वेस्टर, कस्टमर, सप्लायर, कंप्यूटर एक्सेट्रा, कुछ उनके टुवर्ड्स भी होने चाहिए। अगला जो है हमारा लीगल, एथिकल एंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं? रिस्पेक्ट फॉर लॉ होना चाहिए इन लेटर एंड स्पिरिट, मन से भी। फेयर प्रैक्टिसेस होने चाहिए, चीटिंग मत करो, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, सब कुछ साफ साफ होना चाहिए, झूठ मत बोलो, ट्रूथ रहो, ऑनेस्टी रहो, इंटीग्रिटी रहो। ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट यूजेज होने चाहिए, डिस्पोजेबल के बारे में पता लगाओ, इफेक्टिव वेज देना चाहिए, डिस्पोजेबल, प्रिजर्वेशन ऑफ अवर वाटर एंड सॉइल क्वालिटी। हमें मतलब कि एक एक चीज़ के बारे में बताया जा रहा है जहाँ पर हम लीगल एथिकल काम को हम लोग करते हैं। तो ये था हमारे बिजनेस के बारे में। अब जो हमें पढ़ना है, जो हमारे बेसिकली मेन है,
फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम अभी स्टार्ट करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम इसमें आज सोल प्रोप्राइटरशिप करेंगे और बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो है हमारा पार्ट 3। व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप? देखिए, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। कहता है द वेरियस फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक नोट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट अबाउट बिजनेस ओनरशिप। बिजनेस ओनरशिप के बताया जा रहा है कि क्या क्या हमें इंपॉर्टेंट नोट रखने हैं। बिजनेस ओनरशिप इज अ बंडल ऑफ राइट। बिजनेस ओनरशिप क्या हमारा एक बंडल ऑफ राइट है। बंडल ऑफ राइट के सही बात है, ये भी हम समझ लेते हैं। कहता है ओनरशिप इज अ बंडल ऑफ राइट, दीज राइट एक्योर बिजनेस बिकॉज अ पर्सन इन्वेस्टेड मनी इन इट। ऑब्वियसली बात है भाई, जो पैसा खर्च करेगा उसका राइट तो होगा ही होगा। बिजनेस ओनर ऑल्सो हैव अ राइट टू रन द बिजनेस दैट इज मैनेज एंड ऑपरेट इट ऑन अ डे टू डे बेसिस। भाई सही बात है, रेगुलर बेसिस में मैनेज करेगा, रन करेगा। बिजनेस में भी ओन बाय सिंगली और जॉइंटली। बिजनेस सिंगली और अकेले भी और किसी के साथ जुड़ के भी हम बना सकते हैं। बिजनेस में भी ओन सिंगली एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न एल्स इट इज बी ऑर्गेनाइज एज अ पार्टनरशिप। तो बिजनेस हम अकेले भी चला सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप भी चला सकते हैं, ऑर्गेनाइज फॉर्म में भी चला सकते हैं, पार्टनर के साथ भी चला सकते हैं, कोऑपरेटिव फॉर्म में भी चला सकते हैं, ओन सिंगली भी चला सकते हैं। इफ ऑल द प्रॉफिट बिलोंग टू सिंगल ओनर, अगर एक प्रॉफिट सारे सिंगल के ओनर में ही होगा तो लॉसेस भी उसके पास ही होगा सारा। तो शेयर्ड ओनरशिप बाय पूलिंग ऑफ कैपिटल, अगर हम शेयर करें पूलिंग ऑफ कैपिटल, जैसे पूलिंग ऑफ कार होता है ना, आपने देखो पूलिंग ऑफ कार, वैसे पूलिंग ऑफ कैपिटल भी होता है। विल फैसिलिटेट अंडरटेक लार्ज प्रोजेक्ट, अगर हम ज्यादातर लोग मिलजुल के काम करेंगे तो हम ज्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में भी डील कर सकते हैं। हाउएवर देयर इज अ पोटेंशियल रीजन फॉर शेयर ओनरशिप टू एंड देयर इज रिस्क ऑफ टू। ऑब्वियसली बात है, अगर हम जितना ज्यादा शेयर करेंगे ओनरशिप भी उतनी ज्यादा मिलेगी, रिस्क भी उतना ज्यादा होगा। जॉइंट फैमिली बिजनेस अ कॉन्सेप्ट इक्विलिफायर टू HUF इन इंडिया, हम इस कॉन्सेप्ट को इक्विलिफायर करते हैं हमारे इंडिया में। वी यूज बिजनेस एज अ फैमिली प्रॉपर्टी एंड वेस्ट इट ओनरशिप अमंग द मेंबर ऑफ द फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या होता है कि ये इक्विटी, यही हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से मिलता है, जहाँ हमें फैमिली के सारे मेंबर मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब कि पैदा होते ही मेंबर बन जाते हैं फैमिली के। ये कॉन्सेप्ट हमारा HUF से रिलेटेड है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से, जहाँ पर फैमिली की प्रॉपर्टी एक एक चीज में सब लोग हिस्सेदार होते हैं, ठीक है ना। और बिजनेस हमारा फैमिली बिजनेस में भी। तो फॉर्म्स ऑफ वेरियस बिजनेस पढ़ते हैं। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पर हम अकेले काम कर रहे हैं, कोई और है ही नहीं। जैसे व्हेन एन इंडिविजुअल मेक्स अ चॉइस टू स्टार्ट अ बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट ऑफ हिज ओन, खुद के तरीके से, टू बी ओन बॉस, खुद का बॉस होना चाहता है, उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप इमर्ज एज इट कैन बी रिगार्डेड एज द इजीएस्ट एंड द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। ये सबसे पहले होता था और बहुत आसान होता था। एज अ ह्यूमन ऑक्यूपेशन, हम लोग ह्यूमन ऑक्यूपेशन के हिसाब से सोचे, दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइज इन मच अप्रिशिएटेड, इस ऑर्गेनाइजेशन को हम अप्रिशिएट करते हैं इन एंटरप्रेन्योर लिटरेचर। जैसे आपने देखा होगा मिस्टर फैजू जो टिकटॉक स्टार है, उन्होंने खुद की कंपनी स्टार्ट करी है, जो खुद की कंपनी स्टार्ट करी है उनके डिओड्रेंट की है, क्योंकि वो फेम पा चुके थे इसीलिए, ठीक है ना। द सोल एंटरप्रेन्योर इज रिगार्डेड एज एन इकोनॉमिक हीरो, ये इकोनॉमिक हीरो बोला जाता है। एज ऑटोनोमस इंडिविजुअल, काफी सारे इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते। वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन यूजेस क्रिएटिविटी इंजीनियरिटी इन इनोवेशन, वो सारा काम खुद करते हैं। बियर्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटी वन पर्सन हैंड, अकेला अपने वन मैन आर्मी की तरह। ये अब इसके कुछ पॉइंट्स लेके ध्यान देना, ठीक है ना। ये स्मॉल स्केल में होता है, रजिस्टर्ड एज अ माइक्रो स्मॉल स्केल बिजनेस इंडस्ट्री, माइक्रो रजिस्टर्ड करते हैं। वेरी हाई प्रोपोर्शन इज अनरजिस्टर्ड, ज्यादा अनरजिस्टर्ड होते हैं। यू हैव सीन दैट न्यूमेरिकली दीज एंटरप्राइजेज आर द लार्जेस्ट, बहुत ज्यादा होते हैं। दे एंजॉय पीपल ट्रस्ट एंड प्रोवाइड पर्सनलाइज सर्विसेज, ये लोगों के ट्रस्ट को जीतते हैं, खुद की पर्सनल सर्विसेज देते हैं। देयर कलेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन टू GDP, एम्प्लॉयमेंट एंड इवन एक्सपोर्ट इज वेरी इंपैक्टफुल, जब ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो बहुत इंपैक्टफुल होता है हमारे GDP में। एंड डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू हमारी इकॉनमी इनडायरेक्ट भी बहुत ज्यादा होता है। वर्किंग कंडीशन इन दिस एंटरप्राइजेज आर पुअर, इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है, इनको लोन वोन मिलने में काफी दिक्कत होती है। दिस एंटरप्राइजेज आर बिलीव्ड टू फॉलो हायर एंड फायर पॉलिसी, ये ज्यादा बिलीव करते हैं कि भाई लो और काम करो, भाई पैसा लिया और दबा के लगा दिया। तो इनके पास इकोनॉमिक की वेलफेयर भी लैक होती है। लैक सिस्टम टू इफेक्टिवली डील विद द सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न, इसीलिए क्या करते हैं, सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न पे भी ध्यान देते हैं। तो बात सही बोली गई है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला बंदा होता है, अकेला बंदा पैसा भी लगाए, काम भी करे। तो ज्यादातर सोल प्रोप्राइटरशिप में जो बिजनेस होते हैं वो ज्यादा डूब भी जाते हैं, कई बार सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, बट ये हमारी इकॉनमी के लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है ना। अब इसके फीचर्स इस साइड में दे रखे हैं। अब मेरिट एंड मेरिट हर फीचर के साथ ही मैंने बता रखा है, जैसे हमारे बुक में मेंशन है, थोड़े से मैंने चेंजेस किए जो सी की बुक से, ठीक है ना। फीचर्स, ऑटोनॉमी ऑफ बीइंग वन बोन बॉस, क्या क्या फायदे होते हैं खुद के बॉस होने में और क्या क्या नुकसान है। इसमें फायदे ही फायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है। बिकॉज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ पेड एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली बात है हमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, खुद ही काम करेंगे, किसी अंडर नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, भाई किसी गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। एम्पल स्कोप फॉर एक्सपेरिमेंट, हम लोग काफी सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कुछ भी नए नए डायनेमिक एनवायरमेंट के साथ काम कर सकते हैं। एन एक्सप्रेशन ऑफ वन क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिवनेस, हम लोग खुद की क्रिएटिविटी ला सकते हैं, इनोवेटिव ला सकते हैं। तो इस पॉइंट को कोई डिमेरिट नहीं है, सिर्फ मेरिट है। अगला, सोल प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल,
सोल प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल का अगर इसका डीमेरिट लाना चाहूँ पहले वाले का तो हो सकता है, अगर मैं खुद से लाना चाहूँ तो डीमेरिट क्या होता है, कई बार पैसे बर्बाद हो जाते हैं हम एक्सपेरिमेंट के चक्कर में, जिसकी वजह से हमें कंपनी बंद करनी पड़ जाती है, बट वो एक्सेप्शन केस है, बट हम प्रॉफिट ही लिखेंगे इसमें। सोल प्रोवाइडर ऑफ ए कैपिटल, सारा पैसा वो खुद लगाता है, कोई और नहीं लगाता, ये लिमिटेशन है। दिस लिमिट द साइज ऑफ द बिजनेस, सही बात है। येस बैंक एंड लेंडर्स मे प्रोवाइड एडिशनल रिसोर्सेज, हाउएवर बोरिंग कैपेसिटी इज टू डिटरमाइन द बाय कैपेसिटी एडिक्वेशन, दिस फीचर ऑल्सो लिमिट दिस कैपेसिटी टू ग्रो, जैसे आपको येस बैंक के बारे में तो पता ही होगा, ठीक है ना। विजिबिलिटी ऑफ द ओनर एंड पर्सनलाइज सर्विसेज, अब देखते हैं इसमें विजिबिलिटी कितनी होती है हमारे ओनर की, ये मेरिट है। फॉर एग्जांपल द पर्सनल रैपर्ड विद द कस्टमर एंड जेंडर्स ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, जब उनको पता होता है भैया ओनर ही सामने बैठे तो किस बात का डर है, तो इसीलिए वो ट्रस्ट जी जाते हैं, विजिबिलिटी पूरी क्लियर है। सोल बेयरर ऑफ रिस्क, सारा रिस्क ये खुद बेयर करते हैं। लिमिटेशन, दिस अराइजेस फ्रॉम बीइंग द सोल प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल, इफ ऑल द प्रॉफिट्स बिलोंग टू हर सो डू द लॉसेस, उससे लॉसेस भी खुद के ही होते हैं, अगर प्रॉफिट खुद के होते तो लॉसेस भी खुद के ही होते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अगली क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तो लिमिटेशन क्या है इसका, इट इज अ कॉमन लिमिटेशन ऑफ ए प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि ये एक नुकसान है, इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो इसमें होता क्या लिमिटेशन है, भैया अगर वो सारा पैसा उठा रहे हैं तो भैया भरेंगे कैसे, घर बार बेच के भरना पड़ेगा उन लोगों को, तो घर बार बिकेगा ना, इनके चक्कर में भी बच्चे परेशान होंगे, ठीक है ना। तो इट इज अ कॉमन लिमिटेशन ऑफ प्रोप्राइटरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी दैट इज लाइबिलिटी एसेट द ओनर इज पर्सनल एसेट आर इन्वोक टू द मेकअप टू द डेफिसिट, मतलब घर बार सड़क पे बच्चे आ जाएंगे, फिर बीवी गाली देगी कि क्या करा तूने, सारा नाश मार दिया, तेरे बिजनेस के चक्कर में मैं डूब गई, अब ये सब बोलेगी, उसको गाली गलौज करेगी। इस गाली गलौज से बचने के लिए आप काम करिए, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो आप देख समझ कर लाइबिलिटी को ले, तो इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप में एक चीज का नुकसान है। अगला फेट एज ए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है इसमें, कि कब तक ये चलेगा, इसकी लाइफ कितनी है, तो लिमिटेशन है। सोल प्रोप्राइटरी एंटिटीज गोइंग कंसर्न स्टेटस डिपेंड ऑन द ओनर पर्सनल हेल्थ, भाई जब तक जिंदा है तब तक करेगा, जब मर जाएगा खत्म बिजनेस, एंड लाइफ स्पैन एंड आफ्टर हिज डेथ अपॉन द विलिंगनेस, मरने के बाद इसकी बीवी बच्चों की इच्छा होगी, ये जो पापा ने बिजनेस शुरू किया, जो दादा ने बिजनेस शुरू किया, सोल प्रोप्राइटरशिप का करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, वो टोटली उन लोगों पे डिपेंड है। अगला सक्सेशन ऑफ ओनरशिप, ये बाय विल के हिसाब से होता है, ठीक है ना। और एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये लॉ ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से होता है। विल और अ टेस्टमेंट, एक विल बनाया जाता है या टेस्टमेंट बनाया जाता है, इज लीगल डॉक्यूमेंट बाय विच अ पर्सन द टेस्टेटर एक्सप्रेसेस, 1956 एक्ट में एप्लीकेबल बताया गया है ये, कि जैसे मान लो मरने से पहले जो विल होगी जिसके नाम पे बिजनेस होगा, उसने किस जिस मर्जी को दे दिया तो उसी के नाम पे सब कुछ होगा, तो बोला जाता है टेस्टेटर एक्सप्रेसेस देयर विश एज टू हाउ देयर प्रॉपर्टी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डेथ एंड द नेम्स ऑफ वन और मोर पर्सन द एग्जीक्यूटर टू मैनेज द एस्टेट until his final distribution, जब तक उसका फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो अब जो हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे वो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसको पढ़ने से पहले हम बताएंगे, हम ये जो पार्ट है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला पार्ट, वो हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए काम करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। हमारा पार्ट 2 है, पार्ट 3 आएगा अगले, हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे, जिससे आप लोग घर में पढ़ाई कर सके सीए की और आपको पेपर देने में कोई दिक्कत ना आए। तो एक बात बोलूँगा, सिर्फ घर में रहिए, सेफ रहिए, गुड नाइट।